अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे खुद थोड़ा सा शुरू में इस तरह एहसास हुआ, इसी तरह का ही एक मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया जहां पे मैंने राज प्रोग्राम की पहले रिकॉर्डिंग की थी। बिल्कुल ऐसा ही मंजर था जिस तरह से उन्होंने कहानी में लिखा है। आगे चल के आपको बताता हूं। और मज़े की बात, इसी तरह की ही स्टोरी जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, इसी तरह की ही लोकेशन के अंदर मैंने राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी की हुई है, जो आगे आपको चल के दिखाना है प्रोग्राम। तो जो आज आप लोग कहानी सुनने जा रहे हैं, इस कहानी को सुनने के बाद इसी तरह का सेम लोकेशन में अभी क्या है वो एंड पे बताता हूँ। सेम लोकेशन पे मैंने राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की है। उम्मीद है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम भी बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड हुआ था। जिन्होंने कहानी भेजी है, मैं शुरू में एक और बात भी करना चाहूँगा। जब आप अपनी कहानी भेजते हैं तो पहले अपना तारुफ दिया करें। जी, मेरा नाम ये है, मेरा ताल्लुक़ इस शहर से है और इस गाँव से और इस जगह से है। आपने कहानी एक सच्ची कहानी भेजी आपके इलाके की, आपने कहा किरदारों को मैं फ़र्ज़ी रखूं, तो मैं बिल्कुल फ़र्ज़ी रखने जा रहा हूं। लेकिन आपने कहीं पे भी अपना नाम नहीं लिखा। अब आपका नाम है, वो आपके सवाल जो है उसमें आपने पूछा हुआ है। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही वो मैंने ओरिजिनल लेना है या नहीं लेना, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब मैंने एक दिन पहले कहानी सुन लेता हूँ तो उनसे फ़ोन पर रब्ता करके जो तफसील लेनी होती है ले लेता हूँ। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है मसरूफ़ियत की वजह से अभी कहानी रिकॉर्ड करनी थी तो घंटा पहले 2 घंटे पहले मैं कहानी सुनता हूँ, उसको याद करता हूँ और उसके बाद सुना भी देता हूँ। तो वो टाइम लेट नाइट होती है, उस वक्त तो मैं आपको कॉल नहीं करता। तो इसलिए मेहरबानी करके प्लीज़ शुरू में अपना नाम लिख दिया करें। सो एज़ इट इज़ पढ़ता हूँ जिस तरह आपने कहानी शुरू की। नाम क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। आपने लिखा ऑफ कैमरा स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई, ये कहानी तकरीबन फ़लाँ की है और सब किरदार मैं फ़ेक लिख रहा हूँ ताकि असल किरदार के नाम आ गए तो बात उनके घरों तक भी पहुँच सकती है। ये मैं नहीं चाहता। और ये कहानी आपने लिखा है ज़िला मंडी बहाउद्दीन का एक कस्बा है, जो मैं आगे नहीं बता रहा, ठीक है। और जो नाम आपने कहे हैं फ़र्ज़ी रखने हैं, वो मैं उसी एज़ इट इज़ आपकी तरह नाम बता रहा हूँ जी। इनका नाम है जी यूसुफ। इनका नहीं, ये दोस्तों के, जिन दोस्तों की कहानी है उनका नाम है यूसुफ, काशिफ, वकार, शाहिद, ताहिर, खुरम और कलब हुसैन। कल्ब दिल नहीं होता, कल्ब हुसैन। ये 6-7 दोस्त हैं जिनकी कहानी है जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। और लोकेशन मैंने रियल बता दिया, लेकिन आगे जो छोटा कस्बा है, गांव है, वो जगह मैं नहीं बता रहा। कौन सी इलाका था ये? मंडी बहाउद्दीन, ज़िला मंडी बहाउद्दीन का एक कस्बा है, उसकी एक कहानी है। वो कहते हैं कि हम ये जो दोस्तों का ग्रुप था, ये 6-7 लड़के जो हम दोस्त थे, इसमें सब हम उम्र नहीं थे। कोई 2 साल छोटा था, कोई 2 साल बड़ा था, लेकिन एक ही मोहल्ले के अंदर हम रहते थे और सबकी एक दूसरे के साथ दोस्ती थी। बहुत ही प्यारो मोहब्बत है एक दूसरे के साथ। फुटबॉल हम बहुत शौक से खेलते थे। अब जिन्होंने कहानी भेजी उनको, क्योंकि मुझे नाम तो नहीं पता, तो मैं यूसुफ उन्हीं का नाम फ़र्ज़ी रख लेता हूँ। तो यूसुफ कहते हैं मेरा जो घर था, इसी गली के बिल्कुल एंड पे जो मकान था वो मेरा घर था। हमारे घर इस तरह बने हुए थे कि दीवारों के साथ दीवारें जुड़ी हुई थीं और छतें एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिली हुई थी। ये उस दौर की कहानी है, उस वक्त की कहानी है जहाँ पे छतों के दरमियान में पर्दे ऊंचे ऊंचे नहीं लगाए गए थे। एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज घरों की छतें गांव के अंदर शायद मिली हुई तो हैं, लेकिन उसके बीच में ऐसा दीवार खड़ी कर दी है कि एक छत वाला दूसरी छत के अंदर झांक ना सके। एक छत के ऊपर अगर कोई फैमिली बैठी है तो दूसरी फैमिली को ना पता लगे। पर्दे बड़े कर दिए हैं, दीवारें ऊंची कर दी हैं। पहले ये होता था कि छतें मिली होती थीं। गर्मियों में लोग जब छतों पे सोते थे तो एक दूसरे का हाल अहवाल भी बैठे बैठे खड़े होके पूछ लेते थे। ये किस लिए बता रहा हूँ, आगे कहानी में इसका जिक्र आएगा। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कहानी को सीक्वेंस से सुना है, और बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप, मुझे नहीं समझ आ रही तो मैं कहानी सुनाता हूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ सीक्वेंस बनाओ और सीक्वेंस ही सब पसंद करें, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी आप गैर ज़रूरी तो कोई बात होती नहीं। इसी कहानी को जिस तरह उन्होंने सुनाया, मेरे ख्याल में 3 से 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, तो उस तरह सुनाऊँ मैं, तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। यूसुफ कहते हैं, माजरत मैंने आपका नाम यूसुफ रख दिया। हम दोस्तों में आपस में बहुत प्यार था। छतें मिली हुई थी,
दिल भी एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। छोटा सा गांव था, सब प्यार मोहब्बत से रहते थे, बुजुर्गों का एहतराम था, नौजवानों में प्यार था। लेकिन वहीं 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पे एक सरकारी बंगला था, हमारे उस छोटे से गांव से थोड़ा सा दूर। और वो बंगला इस तरह था कि उसके एक साइड पे नहर थी। बिल्कुल मेरी आंखों के सामने वो मंजर आ रहा है जो इस तरह का मैंने बंगला देखा था। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नहर थी, नहर इस तरह होती है गांव के अंदर, मैं आज भी जब अपनी ज़मीनों पे जाता हूँ तो इसी तरह है। नहर होती है, बीच में उसके एक साइड पे गुजरने का रास्ता है, दूसरी साइड पे भी गुजरने का रास्ता है, गाड़ी तक गुजर सकती है। इतने पक्के मतलब पक्की रोड नहीं होती, कच्ची ही रोड है, लेकिन इतनी बड़ी होती है कि उसके ऊपर से एक गाड़ी आराम से गुजर सकती है या 2 गाड़ियां क्रॉस भी कर सकती हैं। ये जो बंगला था, इसी नहर की जो एक रास्ता सजा रहा था, उसी रास्ते से थोड़े से ही फासले पे मौजूद था। जब हम लड़कों ने होश संभाली तो इसके बारे में सुन रखा था, यहां नहीं जाना, यहां पे जिनों भूतों का बसेरा है, इसका नाम भूत बंगला है। अभी जो मेरा राज प्रोग्राम भी चला है उसका टाइटल भी था भूत बंगला, राजनपुर का मशहूर। उसकी रीज़न ये है, वो भी एक ऐसी लोकेशन पे है, पुराना बना हुआ घर था जहां इर्द गिर्द कोई घर नहीं है। और जब ये 20, 30, 40 साल इस तरह वीरान पड़े रहते हैं घर, इंसानों का बसेरा भी नहीं होता, तो वहां पे खुद ब खुद ये मखलूक बसेरा कर लेती है। लेकिन जिस बंगले की मैं बात कर रहा हूं, ये एक सरकारी, जिस तरह रेस्ट हाउस होता है उस तरह का अंग्रेज़ों का बना हुआ एक सरकारी रेस्ट हाउस था। इसके अंदर बड़ा सा एक हॉल नुमा कमरा होता है जिसमें एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल लगी होती है, उसके इर्द गिर्द कुर्सियां लगी होती हैं। अंग्रेज़ जब आते थे तो वहाँ पे बैठ के पूरी फैमिली, एक बहुत बड़ा हॉल कमरा होता है, खाना खाते थे, साथ में लेफ्ट राइट फ्रंट बैक बेडरूम होते थे। इसी तरह का सेम एक भूत बंगला जो मैंने आगे रिकॉर्ड भी किया हुआ है, अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ है। बिल्कुल सेम यही नक्शा है जो इस कहानी में, जिस वो भूत बंगले का जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों ने इसको तामीर किया था और वहीं पे उसकी रिहाइश थी। पाकिस्तान के बाद वो ऐसा वीरान हुआ कि उसके बाद कोई भी वहाँ पे नहीं जानता था। उसकी एक बाउंड्री भी थी, बंगला जो बना हुआ था सो बना हुआ था, लेकिन उसकी एक 4 दीवारी भी थी, उसका एक बड़ा सा गेट भी था। गेट मुस्तकिल बंद तो इस तरह नहीं था कि अंदर कोई दाखिल ना हो सके, लेकिन उसके अंदर इतना गैप ज़रूर था कि कोई इंसान अंदर दाखिल होना चाहे तो आराम से उसके अंदर दाखिल हो सकता। लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत जुर्रत ही नहीं थी, चाहे वो बूढ़ा था या नौजवान, के उस भूत बंगले में जा सके। ना सिर्फ उसका एक बहुत बड़ा लॉन था, यानी वो जो गेट से आप अंदर दाखिल होते तो उसके बाद दरख्तों से वो भरा हुआ था। उसका सहन कह लीजिए, एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा सहन कह लीजिए, बहुत बड़ा भूत बंगला था। उस सहन के अंदर आमों के और जामन के बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए थे और उन पे हमेशा से फल लगता था। बेइंतहा आम भी लगते थे और जामन भी लगते थे। और नहर की वो जो पटड़ी सी उसको कह लीजिए, रोड सा कह लीजिए, उस रोड से लेके उस भूत बंगले के मेन गेट तक अच्छा खासा ये फासला बनता था। तो ये भी जो फासला था, उस पटड़ी, उस रोड से लेके मेन गेट तक, तो ये भी यूं समझिए उसी का ही इहाता कहलाता था। इस तरह की उसके अंदर ग्रीनरी की गई थी, या जिस वक्त ये आबाद था, जहां जब इसके अंदर रिहाइश थी, तो उस वक्त शायद वहां पे भी वो चेयर्स डाल पे बैठते थे। लेकिन अब वहां पे भी दरख्तों ने जगह ले ली थी, वहां पे भी बेइंतहा दरख्त लगे हुए थे, शायद शीशम के, कीकर के, इस तरह के काफ़ी दरख्त थे। अंदर जो दरख्त लगे हुए थे उस भूत बंगले की बिल्डिंग के अंदर, तो वो जामन, शहतूत और आम के दरख्त थे, और बाहर जो थे कीकर और ये वो फल फ्रूट के दरख्त नहीं थे। वो कहते हैं हम दोस्त आपस में मिल बांट के रहते। जब हमें इसके बारे में बता दिया गया कि ये एक ऐसा भूत बंगला है जहां पे जिन्नात का बसेरा है, यहां पे आप लोगों ने नहीं जाना। अपने माँ बाप के साथ उसके करीब से, उसके सामने से, उस नहर से, उस रास्ते से गुजरते ज़रूर थे, उसको दूर से देखते भी ज़रूर थे, लेकिन दिन की रोशनी में। लेकिन इतना अंदाज़ा होता था जब रात होती होगी तो ये कितना भयानक होता होगा, कैसा भयानक मंजर पेश करता होगा। एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग, इतनी ऊंची कि उसकी छतें इतनी ऊंची रखी जाती थी ताकि जो गर्मी की तपिश है
जितनी छत नीची होगी उतना जल्दी गर्म होगा, जितनी छत ऊंची होगी उसकी तपिश नीचे नहीं पहुंच सकती। तो ये जो सरकारी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी ये बहुत ऊंची ऊंची बनाई जाती थी। तकरीबन इनका कद इस तरह होता था जैसे कोई 2 मंजिला बिल्डिंग हो। अमूमन आज जो घर 5 मरले का या 10 मरले का भी बनाया जाता है 2 मंजिला, और 2 मंजिला घर की जितनी हाइट होती है, ऊंचाई होती है, उतनी इस सिंगल पोर्शन बंगले की हाइट बनाई जाती थी। डबल पोर्शन नहीं होता था। तो बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े कमरे, तो वो दूर से ही बहुत बड़ा भूत बंगला नजर आता था। लेकिन अब इतना पुराना, इतना वीरान हो चुका था। अक्सर जिस तरह मूवीज में दिखाते हैं कि एक गुजरते हुए जालों से भरा हुआ पुरानी सी बिल्डिंग जिसका रंग और रोगन उतर चुका हो, जगह जगह से प्लस्तर भी उतरा हुआ हो, ईंटें टूटी हुई हो, टूट फूट का शिकार हो, अगर खिड़कियां थीं तो शीशे गायब हो चुके हैं, और खिड़कियां इस अंदाज में खुली हो कि दिन को भी उन खिड़कियों की तरफ देखते हुए हैबत का एहसास होता हो, खौफ सा महसूस होता हो। अंदर का अंधेरा बताता था जैसे हम गुजर रहे हैं तो वहीं पे उस अंधेरे में छुपी वो मखलूक हमारी तरफ देख रही है, और उसको पता लग रहा है ये गुजरने वाला हमारी तरफ देख रहा है। तो एक खौफ सा महसूस होता था दिन की रोशनी में भी उस बिल्डिंग को देखते हुए। रात को क्या समा होता होगा जब इंसान उधर से शाम होते ही गुजरना भी पसंद नहीं करते थे खौफ की वजह से, तो वो मखलूक ना सिर्फ उस बिल्डिंग की गेट के अंदर भागती दौड़ती कूदती होगी बल्कि बाहर भी निकल आती होगी और खेलती कूदती होगी। वो जानते थे अब इंसान खौफ के मारे इस बिल्डिंग में नहीं आएगा। और जब इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, कभी शाम ढले या रात को, इनके अंदर दरख्त भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैं इसके कौन सा राज प्रोग्राम मैंने इस पे किया था, मैं एंड पे बताता हूँ। तो इनके दरख्त भी बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी चौड़े फैले हुए होते हैं, और इनकी शाखें भी दरख्त इतनी फैल चुकी होती हैं दूर दूर तक कि इन्होंने बिल्डिंग की छत को, दीवारों को भी घेरा होता है। ऊपर ऐसे छतरी सी बना ली होती है कि नीचे धूप तक नहीं आ सकती। और मज़ीद इस तरह की पुरानी बंद बिल्डिंग को जिसके अंदर हर वक्त अंधेरा पाया जाता हो और हैबतनाक, खौफनाक, भयानक बनाती हैं। वो दोस्त कहते हमें फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। अक्सर हम फुटबॉल खेलते, शरारतें करते। ये वो दौर था जिस वक्त हम एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे जब हमारे घरों में जो चूल्हे होते थे लकड़ी जला के खाना पकाया जाता था, और लकड़ी के लिए हम घर से बाहर, हमें भेजा जाता, हम बच्चों को जाओ लकड़ियाँ लेके आओ। तो हम घर से बाहर जब निकलते, टीले बने हुए थे, कभी हम उन पे कोई लकड़ी मिल जाती तो वो भी उठा लेते, और जब कहीं से कोई लकड़ी ना मिलती तो कोई दरख्त ही ऐसा जो सूख चुका होता, बिल्कुल ख़राब हो चुका होता, तो उसकी टहनियाँ और उसकी लकड़ी काट के हम घर ले जाते। दरख्त की बात है ये, तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, हाथ जोड़ के आज भी कहूँगा, दरख्त लगाएं। आने वाली नस्लों के लिए, हमारे लिए भी सांस लेना मुश्किल हो चुका है, लेकिन दरख्त नहीं है। आज अगर दरख्त होंगे हम भी सांस ले सकेंगे और हमारी आने वाली नस्लें भी सांस ले सकेंगी, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हमें चाहिए होती है यही दरख्त ही होते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सब ने ये पढ़ा हुआ है ये वाला, तो इसलिए दरख्त ज़रूर लगाइए। वो कहते हैं हम जाते दरख्त, कोई भी सूखा हुआ मिलता हम कुल्हाड़ी से उसको काटते और घर जाके लकड़ियां प्रोवाइड करते। बहुत ही अच्छा दौर था, बहुत ही खूबसूरत दौर था, मोहब्बतों का दौर था, प्यार का दौर था। हमारे बीच में कभी लड़ाई हो भी जाती तो अगले दिन सुलह हो जाती, हम दोस्त रोज़ मिलते, और स्पेशली जब लकड़ियां उठानी होती तो उस वक्त हम सब इकट्ठे ही जाते। और ये एक मखसूस टाइम था जब हम एक दूसरे का इंतज़ार करते कि यार घर वालों ने कहा लकड़ियाँ उठाने को, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, दूसरा कहता मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इस तरह सारे इकट्ठे होते और जाके लकड़ियाँ काट के लाते, ढूंढ के लाते, चुन के लाते। वक्त बढ़ता रहा, कभी किसी बुज़ुर्ग, दिलेर, बहादुर किसी शख्स के बारे में सुना तक भी नहीं था कि उसने जुर्रत की हो, हिम्मत की हो, उस भूत बंगले की उस 4 दीवारी को, उस गेट को उसने क्रॉस किया हो, या इतनी ही हिम्मत की हो कि उस नहर की वो जो पटड़ी सी बनी थी, वो जो रास्ता सा बना था, सड़क सी बनी थी, उस सड़क के नीचे उतरना पड़ता था, वो नीचे उतर के उस इहाते में भी चला गया हो जो शुरू होता था असल में उस
भूत बंगले का इहाता, जिसके शुरू में ही बेइंतहा दरख्त लगे हुए थे। सुनने में भी नहीं आया था कि कभी किसी ने भूल के भी गलती की हो, वहां पे गया हो। खुदा जाने किसने भूत देखे थे, जिन देखे थे या चुड़ैलें देखी थी, ये तो हम नौजवान सारे नहीं जानते थे। खौफ हमारे अंदर ज़रूर था, क्योंकि बुज़ुर्गों से जो यही सुनते आए थे कि ये एक हॉन्टेड घर है, जिन्नात से भरा हुआ घर है, तो हमारे अंदर भी खौफ था। तो इसलिए आते जाते महसूस ही ऐसा होता कि अंदर जिन है, हिम्मत नहीं करते थे। वक्त गुजरा, इतनी तेज़ी से गुजरा कि हम जवान हो गए। अब हमारी उम्रें, किसी की 18 साल, कोई 2 साल बड़ा, कोई 16 साल, इस तरह की हमारी उम्रें हो चुकी थी। और यही दोस्तों का ग्रुप अभी भी उसी छोटे से कस्बे में प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। स्कूल भी इकट्ठे सारे हम जाते थे और स्कूल से भी वापस इकट्ठे आते थे। अब यहाँ तक के जवान होने लगे थे, बालिग होने लगे थे, तब भी प्यारो मोहब्बत का हमारा सिलसिला उसी तरह जारी था। आज भी हम सारे 7-8 दोस्त लकड़ियाँ चुनने के लिए जाते, काट के भी लाते, और घर वालों को, इनको उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है बालन, जलाने के लिए। हम बालन लेके आते, लकड़ियाँ लेके आते, और घर वाले चूल्हा जला के रोटियां पकाते, सालन तैयार करते। वक्त इसी तरह गुजरा। दरख्त लगाए तो जा नहीं रहे थे, सिर्फ काटे जा रहे थे। जो मैं पहले कह चुका, मेरा मकसद कहानी सुनाना होता है। अभी इस दरख्त पे ज़्यादा बोलूँगा लोगों को बुरा लगेगा। रिक्वेस्ट मैं कर चुका, दरख्त लगाएं। और यही हुआ है इस मुल्क में, जिस मुल्क पाकिस्तान में मैं भी रहता हूँ, प्यारे पाकिस्तान में। काट के खा गए हैं दरख्तों को, हम लगाए नहीं हैं हमने। दरख्त ख़त्म होते गए। वो जो पहले चुनते थे जिस जगह से झाड़ियाँ, वो भी ख़त्म हो गई। जो सूखे इधर उधर के दरख्त थे वो भी ख़त्म हो गए। अब बचा था तो 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पे वो जो भूत बंगले के आगे रास्ता जाता था, उससे भी थोड़ा सा आगे जाते तो शायद हमें लकड़ियाँ मिलती। ये एक इतवार का दिन था। आज छुट्टी थी स्कूल से। सब लड़कों को घर वालों ने कहा 11 बजे के टाइम ही कि जाओ आज लकड़ियाँ काट के लाओ, आज तुम्हें छुट्टी है, तुम घर पे हो। हम सब ने अपनी अपनी साइकिल ली, साइकिल पे सवार हुए और लकड़ियां काटने के लिए उस रास्ते की तरफ चल पड़े, जो रास्ता भूत बंगले के आगे से गुजर के सीधा जाता था। और वहां उस दफ़ा दरख्तों से हमने लकड़ियां काटनी थी। चलते चलते साइकिल चलाते चलाते जब हम भूत बंगले के सामने पहुंचे तो एक दोस्त ने आवाज़ दी, यार बात सुनो, अभी वो दरख्तों का सिलसिला जहाँ से हमने लकड़ियाँ काटनी है काफ़ी दूर है यार। ये जो सामने इहाता नज़र आ रहा है, यहाँ से क्यों ना काट लें। तो सब दोस्तों ने मुड़ के उस तरफ देखा। उसका इशारा उसी रास्ते की तरफ था, क्योंकि हम उस नहर की पटड़ी, हम उस नहर की सड़क पे मौजूद थे, जो कच्चा रास्ता था जो नीचे उतरता था। नीचे उसी इहाते की तरफ उतरता था जो भूत बंगले का एरिया शुरू होता था, उसी का इहाता था। शुरू में ढेर सारे कीकर, शीशम, इस तरह के दरख्त लगे हुए थे। सूखे भी उसमें काफ़ी दरख्त थे। कभी किसी की हिम्मत ही नहीं हुई थी कि कोई काट सके, और कोई ये 11:30 का टाइम होगा। अब हम सोचने शुरू हो गए कि यार वाकई बात तो सही है। एक दोस्त बोला नहीं यार छोड़ो, यहाँ पे नहीं काटते। दूसरे ने कहा यार क्यों टेंशन लेते हो, अभी अब आगे काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, वहाँ जाना है और उसके बाद काटना है, गर्मी है, फिर वापस आना है, यार बड़ा लंबा हो जाएगा। ये सामने ही तो है, किसी ने देखना नहीं है, जल्दी जल्दी काटते हैं, काट के निकल चलते हैं। अब सारे दोस्त मशवरा करना शुरू हो गए कि यार क्या किया जाए। सब तो अपनी साइकिल पे नहीं थे, कोई किसी के साथ सवार भी था। तो दोस्तों ने जब आपस में मशवरा किया तो फैसला हुआ ठीक है यार, चुप करके नीचे उतरो, जल्दी से ये जो दरख्त सूखे हैं ये काटो, हमने थोड़ा अंदर जाना है, जल्दी से ये काटना है, कोई हमें देख भी ना ले। कोशिश ये करिए हमें देखे ना, कोई किसी ने देख लिया तो घर जाके सीधा बता देगा कि वो तो उस इलाके में गए थे और हमारी शामत आ जाएगी। जल्दी जल्दी काटो और निकलो। सबने कहा ठीक है। हम सारे दोस्त नीचे उसी इहाते की तरफ पहली दफ़ा ज़िंदगी में उतर रहे थे, जिसका हमने पहले से सुन रखा था कि आज तक इस अहाते में भी
कोई नहीं गया, तो हम जा रहे थे सिर्फ इसलिए कि लकड़ियां काट के जल्दी से अपने घर वापस जा सकें। हम नीचे पहुंचे, हमने अपनी साइकिलें खड़ी की, अपने कुल्हाड़ियाँ उठाईं और सीधा उन दरख्तों की तरफ गए जो सूखे दरख्त थे कि इनके ऊपर चढ़ें, जितनी जल्दी हो सके शाखें काटें, साइकिल पे सवार हों और फ़ौरन घर भागें। इस वक्त हमें जिन भूतों से ज़्यादा इस बात का डर था कि कोई गांव का बंदा या बंदी हमें देख ना ले। अगर उसने देख लिया तो बड़ी शामत आ जानी है, क्योंकि सब ने मना कर रखा था, घर वालों ने, हर जगह पे जाना, यहाँ पे कभी भी मत जाना, और हम उनकी कही हुई बात को टाल रहे थे। दोस्त, हम जल्दी ऊपर चढ़ गए और वहीं पे जो हमारा एक दोस्त जो सबसे गरीब घराने से था, जिसका नाम कलब हुसैन था, हमने देखा कि वो लकड़ियां काटने के बजाय चलता हुआ उस दरवाजे की तरफ जा रहा था जो भूत बंगले का मेन गेट था। हर तरफ धूप फैली हुई थी। जिस इहाते में हम खड़े थे वहां पे हर तरफ दरख्तों ने छांव कर रखी थी। हमारे ऊपर धूप नहीं पड़ रही थी, छांव पड़ रही थी। पहले जब उस रास्ते के ऊपर खड़े होकर भूत बंगले को देखते थे तो ऊंचा सा भूत बंगला नजर आता था और नीचे वो इहाता जो उसका मेन गेट के सामने वाला इहाता था जो नीचे करके था। लेकिन आज करीब जाके देखा तो उस इहाते में भी लगता था इतनी दरख्तों ने छांव कर रखी है कि नीचे रोशनी आ ही नहीं रही। और क्योंकि हम भूत बंगले के आज करीब पहुंच चुके थे तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। मेन गेट के बाद दरख्तों ने इतनी ज़्यादा छांव कर रही थी कि दरख्त उस दरवाजे का जो खुला हुआ हिस्सा हमें नज़र आ रहा था उससे भी नज़र आता था कि अंदर उसके सहन में भी अंधेरा है। दिन के 11:30 बजे कैसा भयानक खौफनाक मंजर होगा कि दिन के 11:30 बजे भी बिल्डिंग तो तारीक है, शीशे टूट चुके हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं। जिस जिस जगह पे नज़र आता है ये कभी दरवाज़ा था तो अंदर अंधेरा है, लेकिन वो जगह जो ओपन है, गेट, दीवारें, सहन, जहाँ पे रोशनी दिन को होनी चाहिए थी, वो भी दरख्तों की वजह से टोटली तारीकी में डूबा हुआ हिस्सा। एक दफा जिस्म पे हमारे झुरझुरी सी आ गई। बड़ी ये सोच के कि फैसला तो कर ही चुके हैं, जल्दी से लकड़ियां काटे और निकले। लेकिन ये क्या, कलब हुसैन को देखा चलता हुआ, वो उस तरफ जा रहा है जिस तरफ गेट है। दोस्त यही समझे शायद दूर से खड़ा होकर देखना चाह रहा है कि आ ही गए हैं, क्या है। तो एक दोस्त ने उसको आवाज दी, क्या पागल हो गया, किधर जा रहा है। ऐसा लगा जैसे उसने बात को सुना ही नहीं। दोबारा से गुस्से में वो बोला, यार तुझे पागल हो गया, मेरी आवाज नहीं आ रही, किधर जा रहा है, रुक जा। लेकिन कलब हुसैन कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उस पर कुछ जुनून सवार हो चुका था, या उसके उस वक्त दिल में क्या चल रहा था कि वो बगैर बात को सुने। अब वो लड़के जो लकड़ियां भी काट रहे थे मुतवज्जो हो गए कलब हुसैन की तरफ कि ये कर क्या रहा है, कि उनकी आंखों ने मंजर देखा। कल्ब मैं उसको माजरत कलब कह गया हूँ, कल्ब जो खुला हुआ दरवाज़ा था उसके अंदर उसने कुछ देर खड़े होकर झांका और उसके बाद सबने एक झुरझुरी सी ली। जब उसने एक हाथ से दरवाजे को थोड़ा सा पीछे किया जो और खुल भी गया, अंदाज बताता था कि वो अंदर दाखिल होने लगा है। कल्ब रुक जाओ, कल्ब अंदर ना जाओ। कल्ब अंदर दाखिल हो गया। अब जो दोस्त ऊपर चढ़े हुए थे वो उसके पीछे तो जा नहीं सकते थे, इतनी हिम्मत जुर्रत तो उनके अंदर थी नहीं कि उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाएं। हाँ, ये ज़रूर फैसला कर चुके थे, भाई इसका अंजाम होगा वो जाने, हमने तो इसको मना किया, जल्दी से लकड़ियां काटो और भागो। अब और जल्दी पड़ गई थी, बस निकलने वाली करो। कल्ब चलता हुआ न सिर्फ अंदर गया बल्कि उसकी ललचाई हुई नज़रें उस पके हुए आम के दरख्त के ऊपर थी जिसके ऊपर आम पक के लटक रहे थे। और आज तक अंदर ना कोई गया था ना कोई आम खा पाया था। पहला वो लड़का था कल्ब जो अंदर भी गया था और आम तोड़ने की नीयत भी रखता था। उसने ज़मीन से पत्थर उठाए और ऊपर मारने शुरू कर दिए कि किसी आम को पत्थर लगे और टूट के नीचे गिरे और वो आम उठा ले। ये एक ऐसा मंजर था जो ऊपर दरख्तों पे चढ़े लड़के देख रहे थे। जो दरख्तों पे चढ़ चुके थे वो कहते हैं
बिल्डिंग हमारे सामने थी और उसका ऊपर वाला पोर्शन जो नज़र आ रहा था, जिसके अंदर कोई खिड़की वगैरह थी, तो इस तरह लगता था, ये हमें नहीं पता था ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, कभी हम इसके अंदर गए नहीं थे। मैं तो जिस बिल्डिंग के अंदर गया हूँ उसके बारे में बताया, वो कहते हैं इस बिल्डिंग का हमें नहीं पता, सिर्फ इतना था कि बंद मिली थी, जिसका सिर्फ गेट खुला था, अंदर सब कुछ, उसके दरवाजे, हर चीज़ बंद था और इतने जंग आलूद और बंद हो चुके थे कि आज तक ना कोई गया था ना अभी कोई जा सकता था। खिड़कियां वगैरह जिनके शीशे टूट सकते थे, उसके अंदर से अंधेरा ही अंधेरा दिन के टाइम में नजर आ रहा था। और कल पत्थर पे पत्थर उस आम के दरख्त को मार रहा था। वहीं पे एक चीख सुनाई दी और एक भयानक सी चीख थी, ये किसी और की नहीं, ये कल्ब की चीख थी, क्योंकि जिसको वो पत्थर मार रहा था तब उन लड़कों ने कल्ब से नज़रें हटा के उन दरख्त की टहनियों की तरफ कर दी जिनको वो काटने में लगे हुए थे कि जल्दी से काटें और भागें, ये तो पागल है, हमारी बात सुन नहीं रहा, इसके चक्कर में हम ना मारे जाएं, भूत जिन हमें ना पकड़ लें, ये तो सुन नहीं रहा। तो अपने काम में मसरूफ़ हो गए। अभी कुछ सेकंड ही गुजरे थे, 1 मिनट भी शायद 1-2 मिनट ही हुए थे, ये थोड़ा सा ही टाइम हुआ था। वो कहते हैं हमें टाइम का अंदाज़ा नहीं है कि चीख की हमें आवाज़ आई। जब हमें चीख की आवाज़ आई तो हम सारे परेशान हो गए, ये तो कल्ब की आवाज़ है। और वो बहुत भयानक अंदाज में चीखा था और पहली ही चीख के बाद अब उसकी मुसलसल चीखों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। हम सब इतने डर गए कि एकदम से नीचे उतरे, एक दूसरे की तरफ देखा कि क्या करें। तो सबने कहा यार देखो कल्ब को क्या हो गया है, आओ। हम तेज़ी से भागने वाले अंदाज में उस गेट के पास पहुँचे। हम कांप भी रहे थे, डर भी रहे थे और फिर भी अपने दोस्त को बचाना चाहते थे। जब हम उस गेट के पास गए तो हमारी आंखों ने जो मंजर देखा वो वाकई बहुत ही खौफनाक मंजर था। कल्ब आम के दरख्त के ऊपर उल्टा लटका हुआ था, इस अंदाज में जिस तरह आम लटक रहे होते हैं, ऐसे ही बहुत ऊंचाई पे उल्टा लटका हुआ था। और हमारी आंखों ने क्लियर उसको ना सिर्फ उल्टा लटके हुए देखा, बल्कि कोई रस्सा भी उसके पाँव में नहीं था। वरना जब इंसान को उल्टा लटकाया भी जाता है तो उसके धड़ को, जिस्म को, टांगों को, पाँव को किसी चीज़ से बांध के ऊपर खींचा जाता है तो इंसान उल्टा लटकता है। वो उल्टा लटका हुआ था, उसके पांव ऊपर की तरफ थे, सर नीचे की तरफ था, लेकिन कोई भी रस्सा, कोई भी चीज़ ऐसी हमारी आंखों को नज़र नहीं आई जो उसके पांव में या जिस्म के साथ बंधी हुई हो। हवा में वो उल्टा लटका हुआ था बगैर किसी सहारे के और वो चीखो पुकार कर रहा था। ये इतना भयानक मंजर था कि उसके बाद हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस गेट को क्रॉस कर सके, जो पहले ही उसको रोक चुके थे और इस दिल ही दिल में फैसला कर चुके थे भाई मना कर रहे हैं, नहीं मना कर रहा, नहीं हो रहा, वो जाने हम क्या करें। अब और हिम्मत नहीं थी फ़ज़ा में उसको इस तरह उल्टा लटके हुए देख के। हम तेज़ी से अपने अपने साइकिलों की तरफ भागे। लकड़ियाँ जो हम चुनने के लिए आए थे वो वहीं पे फेंकी, साइकिल उठाए और दौड़े साइकिल चलाते हुए वहाँ से भागते हुए। जितनी तेज़ी से साइकिल चला रहे थे, ज्यों-ज्यों हम दूर जा रहे थे, कल्ब की चीखों की आवाज़ें भी और तेज़ होती जा रही थी। चंद सेकंड हमने ये मंजर देखा था, सब दोस्तों ने देखा था कि उल्टा हवा में लटका हुआ बगैर किसी सहारे के जो चीख रहा था, बचाओ 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 कर रहा था और धाड़े मार रहा था। हम जब दूर होते गए साइकिल चलाते हुए उस बिल्डिंग, उस भूत बंगले से जितना दूर जा रहे थे, उसकी चीखें उतनी बढ़ती जा रही थी। जब जल्दी से भागते तेज साइकिल चलाते हम गांव पहुंचे और हमने जाके उनको ये सारी सूरत हाल बताई, तो कल्ब के 2 भाई जो किसी होटल पे बेरे का काम करते थे, वेटर थे गरीब से होटल पे, वो और मोहल्ले के कुछ और नौजवान वहाँ से जल्दी से हुए और भागे। और जो बहादुर से थे तेज़ी के साथ भागे उस भूत बंगले के साथ। और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि कितना तो किसी में हौसला नहीं था कि अकेला उस भूत बंगले में कोई जा सके। तो काफ़ी लोग इकट्ठे होकर विर्द करते हुए, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए, मुख्तलिफ सूरतें पढ़ते हुए वहाँ पे पहुँचे। और जब वहाँ पे गए तो वो उस वक्त उल्टा नहीं लेटा था। पहली दफ़ा आज गाँव के लोग सिर्फ इसलिए अंदर दाखिल हो रहे थे कल्ब को बचा सके। हमने बताया था वो उल्टा लटका हुआ था। गेट खोल के जब अंदर दाखिल हुए तो अंदर दाखिल होने पे मालूम हुआ सामने वो नहीं है। ढूंढने पे इतनी जुर्रत किसी की नहीं थी कि बिल्डिंग के अंदर जा सके। उन्हें ढूंढना शुरू किया तो पत्तों का जितना ढेर लगा हुआ था। आज ये पहली दफ़ा था कि गांव वाले इस बिल्डिंग में दाखिल हुए थे जिसकी हर तरफ पत्ते ही पत्ते थे।
कभी सफाई नहीं हुई थी, इतने बड़े बड़े जाले थे, जो उसका बरामदा ही, उसका सहन ही इतना खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। वहीं उनको सामने कोने पे एक कुआं सा नजर आया। बिल्डिंग का एक कोना था, उस कोने के साथ जो दीवार थी बिल्डिंग की, एक गैप सा था, गैप के बाद फिर एक उसकी दीवार थी, वहीं पे एक कोना बना हुआ था और उस कोने के साथ कल्ब नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था। सब भागते हुए कल्ब के पास पहुंचे और ये देख के हैरान रह गए। कल्ब अभी तक सांसें ले रहा था, जिंदा था, लेकिन बेहोश हो चुका था। ऐसे अंदाज में पड़ा था कि उसके हाथ पांव अजीब से अंदाज में मुड़ चुके थे, पांव भी उसके मुड़े हुए थे, टांगें अजीब सी थीं, हाथ भी अजीब से थे। उसकी जो आंखें थीं वो इस अंदाज में खुली थीं कि जो वाइट वाइट है सिर्फ ये नजर आ रहा था, जो उसके ब्लैक हैं ये ऊपर की तरफ चले गए थे। वो किस खौफ के आलम में बेहोश हुआ था कि उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं। आधी जो आंखें खुली हुई थी उसमें सिर्फ वाइट वाइट नजर आ रही थी और ब्लैक ऊपर की तरफ चले गए थे और हाथ पांव उसके मुड़ गए थे। उन्होंने उसको उठाने की कोशिश की, हिलाने की कोशिश की, इस तरह कोशिश की शायद होश में आ जाए, लेकिन इतना उनको अंदाज़ा हो चुका कि नहीं, अब ये होश में नहीं आएगा। एक ही तरीका है, जितनी जल्दी हो सके इसको उठाएं और इसको वापस गांव ले जाएं। उन्होंने कल्ब को वहाँ से उठाया और जल्दी के साथ भागते हुए उसको गांव की तरफ लेके आए। गांव में वो उसको लेके आए और आके उसको चारपाई पे रखा। हम वहीं पे सारे लड़के मौजूद थे, हम उनके साथ नहीं गए थे। हमें बाद में ये बताया गया कि इस अंदाज में वो वहाँ पे मिला था। जब बड़े आपस में बातें कर रहे थे तब हमने ये बात सुनी थी कि इस अंदाज में उसको ढूंढ रहे थे, तो वो इस तरह वहाँ पे पड़ा था। उसको चारपाई पे डाला गया, अंदर से पानी लेके आए, उसको होश में लाने की कोशिश की। काफ़ी देर सारे कोशिश करते रहे, उसके हाथ इस तरह मलते रहे, उसके हाथ को खोलने की कोशिश करते रहे। वो टेढ़े मेढ़े जो उसके हाथ थे वो नहीं खुल पा रहे थे। पाँव की उंगलियां भी अजीब सी टेढ़ी थी, उसके पाँव को रगड़ रहे थे। जितना बुजुर्ग इशा जानते थे, समझ बूझ थी, जो भी मशवरा दे रहा था बुजुर्ग, वो सब मशवरों पे अमल कर रहे थे, लेकिन कोई भी होश में नहीं ला पा रहा था। तो वहीं पे एक बुजुर्ग ने कहा, भागो मस्जिद से जाके कारी साहब को लेके आओ, मौलवी साहब को लेके आओ। बंदा भागता हुआ गया, साइकिल पे थोड़ी देर के बाद वापस आया। तो अभी तक सारे उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक कल्ब हुसैन बेहोश था। कारी साहब आए, वहीं खड़े हुए, कुछ देर पढ़ते रहे, उसके ऊपर फूंकते रहे, उसके ऊपर फूंकते रहे। फिर पानी मंगवाया, पानी पे दम किया, उस पर पढ़ते रहे, उस पर फूंकते रहे। काफ़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई। ऐसे लगता था जैसे वो होश में आ रहा है। कारी साहब मुसलसल पढ़ते रहे यहाँ तक कि उसने अपनी आंखें खोल दी और वो इर्द गिर्द देख के इस तरह खौफजदा अंदाज में देख रहा था कि वो जैसे, ऐसे ही उसका देखने का अंदाज था जैसे उसके ऊपर कोई इंसान नहीं, उसके सामने कोई भूत खड़े हो। तो फिर होश में आते ही वो कांपना शुरू हो गया, डरना शुरू हो गया। तो कारी साहब ने इशारा किया कि इसको पकड़ो। अब ये होश में आ चुका है, लेकिन अभी भी खौफजदा है। जब वो बिल्कुल होश में आ गया, उसको पानी पिलाया गया, उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कोई भी बात नहीं कर रहा था, सिवाय इसके कि इर्द गिर्द इधर ऐसे देखता, ऐसी खौफजदा निगाहों से देखता कि सब डर जाते। सबको अंदाज़ा हो चुका था उसकी आंखों में वहशत सी है, खौफ सी है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। कारी साहब ने कहा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह होश में आ गया है, ये डरा हुआ है, अभी इसको तंग ना करें, आहिस्ता आहिस्ता दिमागी तौर पे नॉर्मल होगा। जब ये बेहतर कंडीशन में आ जाएगा तो आप लोगों को बता भी देगा इसके साथ क्या हुआ है। अभी जो इससे पूछेंगे ये शायद ना बताए, ये बहुत ज़्यादा अभी भी खौफ के आलम में है। कारी साहब को वापस छोड़ दिया गया और उसके बाद कल्ब को उसके घर ले गए। हम लोगों को सख्ती से कह दिया गया, दूर रहो तुम कल्ब से, तुम लोगों की वजह से हुआ है। हमारी सबकी ठीक ठाक क्लास हुई घर के अंदर, हर लड़के की अपने घर के अंदर क्लास हुई। किसने तुम्हें कहा था? एक दो को तो बाकायदा मार भी पड़ी। इसलिए उन्होंने शुरू में कहा नाम लाने किसी का भी, बस कहानी सुनाएं कि मार भी पड़ी कि क्यों गए थे उस जगह पे जब तुम्हें मना किया था। ये वाकया तुम्हारे साथ भी तो हो सकता था, तुमने लकड़ियां क्यों काटी? क्योंकि हमने घर वालों को बता दिया था कि हम लकड़ियां काटने के लिए गए थे, लेकिन कल्ब अंदर चला गया था। तो घर वालों ने कहा तुमने लकड़ियां भी क्यों काटी, उस इहाते में उतरे भी क्यों जब तुम लोगों को सख्ती से मना किया गया है। खैर मुख्तसर, अब घर वालों ने कहा
तुम ना सिर्फ अब कभी भी उस भूत बंगले की तरफ जाओगे, बल्कि अब तुम कल्ब से भी दूर रहोगे। उस रात जब हम सब ऊपर छत पे, गर्मियाँ थीं, जाके लेटे, तो हर कोई अपने छत पे लेटा हुआ था और हमें बताया गया कल्ब को भी ऊपर छत पे लिटाया गया था। यूसुफ कहते हैं, मेरे घर के साथ वाली जो छत थी, ये क्या हुआ, शेड हो गया है, क्लियर शेड हो गया दरवाजे से। वो कहते हैं मेरे घर के साथ वाली जो छत थी, एक छत छोड़ के अगली जो छत थी वो कल्ब की थी। कोने वाला घर मेरा था, सेकंड लास्ट और उससे पहले वाला जो घर था वो कल्ब का था। जब कारी साहब पढ़ के गए थे वो ठीक रहा था, लेकिन जैसे ही रात के 11 से 12 का टाइम हुआ तो हम भी सो चुके थे, तो वहीं पे उनके छत पे ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आ गईं। हम लोग भी जाग गए, साथ वाली छत वाले भी जाग गए। गांव के साथ छतें जुड़ी हुई थी, उस वक्त पर्दे बीच में थे नहीं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आगे वो कहानी का हिस्सा है। तो उस वक्त जिस वक्त की कहानी है, छतें इस तरह की छोटी छोटी छतों के बीच में पर्दे थे, दीवारें थी कि सब नज़र आता था एक दूसरे घर का, कि सब जमा हो गए। उसकी तबीयत फिर ख़राब हो गई थी, उसके हाथ पांव फिर मुड़ गए थे, और जो चीज़ भी उसके साथ थी वो वापस उसकी जिस्म के अंदर आ गई थी। अब फिर वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था और फिर वो एक अजीब सी हालत में था, और उसके घर वाले उसके बाजू और उसके टांगे पकड़ रहे थे। वो अजीब सी हरकतें कर रहा था। रात सारा घर वाले उसके ऊपर पढ़ते रहे, उसके ऊपर दम करते रहे, पढ़ते रहे, दम करते रहे। सुबह जब अजानों का टाइम हुआ तो उस वक्त वो खामोश हुआ और सो गया, तो बाकी घर वाले भी कुछ टाइम के लिए सो गए। फिर कारी साहब को बुलाया गया और उन्होंने उस वक्त पढ़ाई की और उन्होंने कहा, मुझे जितना समझ आ रही है वो ये है कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो वो चीज़ चली जाती है, और जब रात होती है तो वो चीज़ वापस आ जाती है। लेकिन जब भी इसकी तबीयत ख़राब हो तो आप मुझे बुला लिया करें रात को। दिन सारा उसकी तबीयत ठीक रहती, जैसे ही रात हो सी उसकी हालत ख़राब हो जाती। और ना सिर्फ उसकी हालत ख़राब होती, यूसुफ कहता है, मैंने भी, मेरे घर वालों ने भी, कल्ब के घर वालों ने भी, हमसायों ने भी जिस चीज़ को उस छत पे देखा था वो एक कुत्ता नुमा शख्स थी। जब भी उसके ऊपर दौरा पड़ता था, जब भी वो चीखता चिल्लाता था, उसके हाथ पांव मुड़ते थे, उसकी आंखें घूम जाती थी, उसके अंदर उस चीज़ की हाजिरी होती थी, तो वहीं उनकी छत पे चारपाई के साथ अक्सर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू कर दी थी, क्योंकि रोज़ की रूटीन बन गई थी कि उसके अंदर हाजिरी होती थी। तो एक ऐसी लगती थी अंधेरे के अंदर जैसे बिल्कुल कुत्ता सा हो, लेकिन वो कुत्ता था नहीं, कुत्ते से जिसामत में भी डबल था। यानी कुत्ते की हाइट अगर 2.5 फुट है तो वो 5 फुट हाइट थी। कुत्ते से कई गुना बड़ी एक चीज़ नज़र आती थी। टांगें इस तरह होती थीं जैसे कुत्ते की होती हैं, मुंह उसका अजीबो गरीब था, कुत्ते की तरह नहीं था, और एक अजीबो गरीब सी उसकी दुम थी, वो उस छत पे फिरती हुई नज़र आती, जो बहुत ही खौफनाक होती। ये सिर्फ उस वक्त आती थी, वो जैसे ही आती उसकी तबीयत ख़राब हो जाती। उसका मुंह जिस तरह इंसान का अजीबोगरीब भयानक सा खौफनाक सा मुंह होता है, उसको एक्सप्लेन इस तरह किया जा सकता है, ना शेर, ना चीता, ना जानवर, ना इंसान, इंसान से मिलता जुलता अजीब सा भयानक सा उसका मुंह होता, खौफनाक सा। बड़े बड़े नोकीले से उसके कान थे, आंखें किसी जानवर की सी थी, नाक जिस तरह इंसान का होता है, मुंह किसी और जानवर का था। अजीब सी वो काली स्याह सी मखलूक होती, चूंच की तरह उसका मुंह होता, और बाकी जिस्म जिस तरह कुत्ते का होता है इस तरह होता, लेकिन हाइट, ऊंचाई, मोटापा बहुत बड़ी, दुगना कुत्ते से। और उसको 1 बाई 1 हर रात क्योंकि हाजिरी हो रही थी, तो कभी उसकी बहन ने, कभी भाई ने, कभी बाप ने, साथ वाले हमसायों ने, यूसुफ कहना मैंने भी, सब ने उसको देख लिया। कारी साहब को बुलाते, कारी साहब उसको पढ़ते, उसको सुकून आ जाता, लेकिन फिर अगली रात उसकी तबीयत ख़राब होती। उस काली कुत्ते जैसी बला जो जिन था, जो कुत्ते के रूप में था, उसको तकरीबन सब देख चुके थे और बहुत खौफजदा थे। पूरे गांव परेशान था कि क्या करें, किस तरह इसका हल करें। उन्हीं दिनों की बात है, किसी ने बताया कि फ़लाँ इलाके के एक हैं कारी साहब, वो आए हुए हैं किसी के घर मिलने के लिए, दूर साथ वाले गांव में। उनसे अगर राब्ता किया जाए तो वो बहुत पहुँचे हुए हैं, वो इसका हल करके दे सकते हैं। गांव के जो मुअज़्ज़िज़ लोग थे वो रवाना हुए और जाके उनसे मिन्नत समाजत की, रिक्वेस्ट की, वो चल के इनके घर आ गए।
जब वो कल्ब के पास पहुंचे, उन्होंने कल्ब को देखा तो उसकी आंखों में कुछ देर देखते रहे और कल्ब भी उनकी आंखों में मुसलसल पलकें झपकाए देखता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा, पानी ले आए, मैं पानी पे दम करूंगा। और एक तावीज़ भी उन्होंने पकड़ा हुआ था हाथ में। कल्ब की आंखों में देखते रहे, पानी सामने रख लिया, पानी पे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, क्योंकि जो कारी साहब मस्जिद वाले थे वो जिस वक्त पढ़ते थे तबीयत ठीक हो जाती थी, लेकिन रात को फिर तबीयत ख़राब। तो मुस्तकिल फैमिली हल जाती थी, जो अब उनके पास हल नहीं था। आज जो आए थे इनसे उम्मीद बंध गई थी, इनका जिक्र सुन रखा था कि ये मुस्तकिल इलाज करेंगे। पानी पे जब पढ़ते रहे, कल्ब की आंखों में देखते रहे, जब पानी पे फूंकते तो उसने एक दफ़ा भी कल्ब ने अपनी पलकें नहीं झपकाई, उसी तरह बैठा रहा। यहाँ तक कि जब वो पानी पे 2-3 दफ़ा दम कर चुके तो पानी उठा के उन्होंने उस पर छींटे मारे, और जैसे ही उसने छींटे मारे तो उसकी हालत बिल्कुल वही हो गई जिस वक्त उसके अंदर हाजिरी होती थी। उसकी आंखें घूम जाती थी। जो अभी तक आंखें सीधी करके वो सामने खड़े मौलवी साहब को बैठा देख रहा था, अब उसकी आंखें उसी तरह हो चुकी थी। ऊपर की तरफ ये काली चली गई थी, सफ़ेद सिर्फ थे, और हाथ पाँव उसके मुड़ गए थे। और उसी वक्त, ये तकरीबन शाम का टाइम था, कारी साहब ने महसूस किया जैसे साइड की तरफ वो देख रहे थे बार बार, जैसे कोई चीज़ टहल रही हो, और वो चीज़ किसी को नज़र नहीं आ रही थी सिवाय मौलवी साहब के। वो इर्द गिर्द देखते और इस तरह इशारा करते, अच्छा ये है जो इसके साथ आती है रोज़ रात को। कारी साहब को शायद किसी ने बता दिया था या कारी साहब को खुद से पता लग गया था, लेकिन उस चीज़ को वो देख रहे थे। अभी फुल अंधेरा नहीं फैला था, लेकिन बाकी किसी को नज़र नहीं आ रही थी। वो इर्द गिर्द घूम रही थी। वही शायद कुत्ता नमा मखलूक थी जो रात को 12-11 बजे के बाद आती थी, जो सबने देखी थी। आज शाम का टाइम था तो वो इर्द गिर्द फिर रही थी। जब उसके अंदर हाजिरी हुई थी, वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। वो काफ़ी देर जब पढ़ चुके तो हम कलाम हुए उस मखलूक से, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। जब वो चुप रहता, ना बोलता, तो वो पानी का छींटा उठाते, उसके ऊपर फेंकते, तो वो एकदम से चीखता, अजीब सी आवाज़ निकालता। वो जो आवाज़ थी वो कल्ब की आवाज़ नहीं थी, किसी और चीज़ की आवाज़ थी। भारी भरकम सी आवाज़, ना मर्द की ना औरत थी, एक अजीब सी करख्त सी भारी भरकम सी बहुत वाह इस तरह की आवाज़। जब उस पर पानी फेंकते तो वो तड़पता, फिर पूछते, बताओ कौन हो तुम। और जब 2-3 दफ़ा पानी फेंका गया उसके ऊपर, उसको तकलीफ़ हुई तो उसने खुद ब खुद बताना शुरू कर दिया। लेकिन वो ऐसी ज़बान में बता रहा था जो सिर्फ कारी साहब को, मौलवी साहब को समझ आ रही थी और किसी को नहीं। वो उससे पूछते रहे, तुम्हारा नाम क्या है। वो उस बेस वाली भारी भरकम आवाज़ में उसने कोई जवाब दिया, क्यों इस बच्चे को तुम तंग कर रहे हो, क्यों तुमने इस बच्चे को यरगमाल बना लिया है, क्यों इस बच्चे के जिस्म पे तुमने कब्ज़ा कर लिया है। और उसके बाद आगे खामोशी रही। तो उन्होंने फिर यूं ही पानी में हाथ डाला तो आगे से उसने फ़ौरन बोलना शुरू कर दिया। उसी मखलूक ने जो उसके अंदर बोल रही थी, उसने कुछ देर बोलती रही बोलती रही बोलती रही। ये आवाज़, ये लहजा ऐसा था जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। जब वो बोल चुकी तो कारी साहब ने सर उठाया, सर हिलाया और कहा, ठीक है, बच्चा है, उससे गलती हो गई, उसको पता नहीं था कि तुम्हारे वहाँ पे बच्चे हैं, अब तुम्हें इसको छोड़ना होगा। आगे से फिर कुछ कहा गया जिसको कारी साहब समझते रहे और समझते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें इसको छोड़ना होगा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। उनकी इस तरह की आपस में बातें होती रहीं और उसके बाद कारी साहब ने उसके ऊपर पानी के छींटे मारे। उसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ा वहीं चारपाई पे। उसके बाद उन्होंने एक तावीज़ दिया उसके गले में कि ये तावीज़ इसके गले में डाल दिया जाए और इस तावीज़ को वो सिर्फ नहाने के टाइम पे बाथरूम में जाके उतारे और फौरी तौर पे इसको पहन लिया करे। सब ने पूछा, कारी साहब क्या पता लगा। उन्होंने बताया कि जब ये उस भूत बंगले के अंदर दाखिल हुआ था और जिस दरख्त के नीचे ये आम तोड़ने के लिए पहुंचा था, तो वहाँ पे आज तक क्योंकि दाखिल नहीं कोई भी हुआ था, तो दिन हो, शाम हो या रात हो, वहीं पे जिन्नात के बच्चों का बसेरा, ना सिर्फ बसेरा है बल्कि इन लड़कों से पूछें जो इसके साथ गए थे, वो कहती है, उस मखलूक ने बताया है कि वहाँ पे दिन को भी वहाँ पे अंधेरा होता है, इसलिए हम दिन को भी उन दरख्तों पे रहते हैं। तो लड़कों से जब पूछा गया उन्होंने कहा, हाँ जी, वहाँ पे दिन को भी अंधेरा था। तो उस मखलूक ने बताया कि हमारा उस दरख्त पे बसेरा था, मेरा बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ था, ये पत्थर लेके आया, इसने इतनी ज़ोर से पत्थर मारा कि मेरा पत्थर सीधा मेरे बेटे को जाके लगा है, उसके सर में लगा है और मेरा बेटा वहीं पे मर गया था।
इसके पत्थर की वजह से मेरा बेटा वहीं पे मर गया था। तो कारी साहब ने उसको कहा, वो तो इंसान है, उसको नज़र नहीं आया, तुम्हारे बेटे अगर उसको नज़र आता तो वो कभी उसको ना मारता, उसको तो नज़र नहीं आया, वो आम के चक्कर में आया। तो उस मखलूक ने कहा, जब वहाँ पे कोई नहीं आता, सबको पता है वो हमारी रिहाइश का है, हमारी अमाज का है, हमारा बसेरा है, तो फिर ये क्यों आया? इसको भी वहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो कारी साहब ने उसको समझाने की भी कोशिश की, जो बातें करते रहते, खैर वो इंसान है, उसको माफ़ कर दो। तो उसने आखिर में कहा, नहीं, मौत का बदला मौत। कारी साहब ने उसको कहा, नहीं, तुम्हें छोड़ के जाना होगा, तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा, उससे गलती होगी, उसको माफ़ करो। काफ़ी उसको समझाया और उसके ऊपर पानी के छींटे मारे तो वो बेहोश हो गया। तावीज़ उसके गले में डाल दिया गया और कारी साहब ने कहा, इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। वो मखलूक तो चली गई है, लेकिन कभी ना कभी इस पर अटैक करेगी। अभी कुछ दिनों तक इसको कहें ख़ास ख्याल रखें, घर वाले उसका ख़ास ख्याल रखें। कारी साहब चले गए। अगली रात बिल्कुल उसकी ठीक गुजरी, उससे भी अगली रात उसकी बिल्कुल ठीक गुजरी। उसका तावीज़ हर वक्त उसके गले में रहता था और हर वक्त वो भी हिफाजत करता। और घर वाले, क्योंकि वो बोलता नहीं था, चुप रहता था, नीम दीवाना सा, नीम पागल सा था, घर वाले उसका ख्याल रख रहे थे। अब वो ठीक हो गया था, अब उसके अंदर कोई मसला नहीं था। तकरीबन ये 8वीं रात थी। शाम के टाइम पे वो नहाने के लिए चला गया। अब वो काफ़ी बेहतर था, अभी थोड़ी बहुत ही बात करना भी शुरू हो गया था उस टॉपिक पे, जिन्नात पे, अंदर क्या देखा था, उसके साथ क्या हुआ था, अभी तक किसी ने भी उससे कोई बात नहीं की थी। इतना वो बेहतर हो गया था कि अब घर वालों को लगता था इसी तरह जिस तरह रिकवर कर रहा है, इस तरह ये बेहतर होता गया तो ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ये 8वीं रात थी, शाम का टाइम था। वो नहाया, घर वालों को कहा मैं नहाने जा रहा हूँ। वो नहाया और घर वाले अपने काम में मसरूफ़ हो गए। और उसके बाद जब ऊपर छत पे पहुँचे तो वो तावीज़ नलके के साथ वाली जो दीवार थी, दीवार के ऊपर पड़ा हुआ था और कल्ब हुसैन चारपाई पे मुर्दा पड़ा हुआ था। 8 रातें तो वो मखलूक शायद इंतज़ार में रही कि उसको मौका मिले और वो अटैक कर सके, वो हमला कर सके। और 8वीं रात उसको शायद ऐसा मौका मिला, वो तावीज़ भूल गया। क्या हुआ कोई नहीं जानता, सिर्फ यही देखा गया कि तावीज़ दीवार पे पड़ा था, जो ऊंची दीवार थी, वहाँ पे वो खुद नहीं रख सकता था। रखने लगा, उसका हाथ को पकड़ा गया, फेंका गया, अल्लाह बेहतर जाने क्या हुआ कि वहीं पे उस मखलूक को मौका मिल गया। और जिसने कहा था मौत का बदला मौत, वो अपने बेटे का बदला वो मखलूक ले चुकी थी, कल्ब हुसैन को मार चुकी थी। कल्ब हुसैन मर चुका था। और ये एक पूरे गांव के लिए एक भयानक वाक़या था। सब इस वाक़ये पे बहुत ज़्यादा गमगीन थे, रो रहे थे, परेशान थे। वक्त सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता भुला देता है। वो कहते हैं अब इस कहानी को बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे अंदर वो दोस्त का प्यार मौजूद है, आज भी हमारे अंदर वो दुख, वो गम मौजूद है। और जहाँ तक वो भूत बंगला और वो जगह के बारे में, तो उसने कहा मदर साहब मैं इसके ऊपर अब मज़ीद बात नहीं करूँगा। हम अपने एक दोस्त को खो चुके हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया था, सिर्फ लकड़ियाँ बाहर से काटने गए थे, अंदर हम में से कोई नहीं गया था। हमारा वो दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त, अंदर चला गया था, उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल गई। इतना अरसा खामोशी रही, किसी ने किसी को कोई कहानी नहीं सुनाई, सारा गांव खौफ की वजह से चुप कर गया। मैं भी ये कभी कहानी ना सुनाता, इसलिए शुरू में आपको कहा है कि सारे किरदार फर्जी कर दें। उन्होंने अपना नाम भी शायद इसलिए नहीं बताया, वो नहीं चाहते कि कहानी सुनाने वाला मैं हूँ। मेरा ज़ाती ख्याल है कि आज भी वो लोकेशन मौजूद हो और आज भी उनके दिल के अंदर वो खौफ है कि मैं कहानी तो सुना देता हूँ, कहानी भी उन्होंने मुझे कहा है इसलिए सुना रहा हूँ कि खुदारा कोई इस तरह की जगह है तो वहाँ कहें, कोशिश करें ना जाएं। उन्होंने एक अच्छा पैगाम दिया है, लेकिन मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अल्लाह का कलाम सबसे बड़ी ताकत है, डरे नहीं, कुछ नहीं होता। तो उन्होंने इस बिल्डिंग और इस जगह के बारे में मुझे तो तफसील से सारा बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा आप इसको बस रहने दें। मकसद कहानी सुनाना था कि इस कहानी का मकसद ये है कि हमने एक बहुत प्यारा दोस्त खो दिया। नाम इसलिए गाँव के और ये फर्जी लें कि किसी को फिर आज तकलीफ़ ना हो, फिर वो दुख, वो कहानी सुनने से उनके अंदर वो यादें ताज़ा हो जाएं, वो दुख ताज़ा हो जाएं। तो ये थी जी कहानी जो मुझे भेजी गई, गुमनाम कहिए भेजी गई। उन्होंने कहा सच्ची कहानी है हमारे गांव की। तो आवाज़ें आ गई।
यहाँ और भी लोग बैठ के कहानी सुनते हैं, सिर्फ आप नहीं सुनते, और भी सुनते हैं। क्लियर, आपने आवाज़ सुन ली होगी, या मैंने कहा आवाज़ आगे पीछे करके सुन लीजिएगा। ये थी जी आपकी कहानी, आज की कहानी। उम्मीद है आज की कहानी, सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, आप प्लीज़ शुरू में जो भी मुझे कहानी सेंड करें, शुरू में अपना नाम लिखें, शहर का नाम लिखें, मुल्क का नाम लिखें, और मुझे ये बता दें किरदार फ़र्जी रखने हैं, जिस तरह इन्होंने बता दिया। आप भी बता दीजिए किरदार जेनवन नाम रखना है उनका या फ़र्जी नाम लेना है, आपका भी नाम फ़र्जी लेना है या जेनवन लेना है। कहानी 2 तरीके से भेजी जा सकती है, वॉइस मैसेज भी किया जा सकता है, लिख के भी भेजी जा सकती है। लिख के भेजना चाहें उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन में लिख के भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज करना चाहें तो एक ही लंबा वॉइस मैसेज करके मुझे रिकॉर्ड करें। अगर कोई बात उसमें भूल जाए तो एक छोटा सा मैसेज और भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। छोटे छोटे मैसेज रिकॉर्ड ना करें, लंबा मैसेज रिकॉर्ड करें। मैसेज रिकॉर्ड करेंगे तो आपने उस मैसेज को डिलीट, वॉइस मैसेज को डिलीट तब तक नहीं करना व्हाट्सएप पे जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम का हिस्सा ना बन जाए, क्योंकि पहले अगर आप डिलीट कर लेंगे और कहानी सुनने के लिए उसको मैं खोलूँगा तो वो डिलीट होगा। उसको डिलीट नहीं करना। और अगर आप लिख के भेजेंगे तो लास्ट में लफ्ज़ आपने स्टोरी, STORY, स्टोरी लाजमी लिखना है। चाहे वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, आखिरी लफ्ज़ लिखें स्टोरी। और आपने इसको भेजना है मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे। पाकिस्तान से जो बाहर वाले हैं पहले पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, +923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500 और पाकिस्तान से मिलाएंगे 031366555500। आज के आपका स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।